वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में जो है मौर्य काल के बिल्कुल एंड तक पहुंच गए थे, तो हमने देखा था मौर्य काल में हमने देखा कि अशोका के समय पे जो है अफगानिस्तान, ईरान, बांग्लादेश और नेपाल तक जो है उनका राज रहा। अगर हम ईस्ट की बात करें तो बंगाल तक जो है उनका राज रहा। और अगर साउथ इंडिया की बात करें तो कुछ क्षेत्र था नीचे का जो है उनके अधीन नहीं था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि कोई तीन वंश हैं, वो भी हम देखेंगे कि वो तीन वंश कौन से थे। और बाकी जो है उनके अधीन रहा। फिर अशोका ने जो है आपने देखा कि उन्होंने जो बुद्धिज्म है वो एक्सेप्ट कर लिया, और फिर उन्होंने जो है हथियार उठाना छोड़ दिया एक तरह से। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डिसइंटीग्रेशन होने लगी, विखंडन होने लग गया साम्राज्य का, जो इतना बड़ा साम्राज्य था। और अशोका की मृत्यु होगी, उसके बाद जो उनके वंशज आए वो इतने सक्षम नहीं थे कि इतने बड़े राज्य को संभाल पाए, और धीरे धीरे जो मतलब बीच में से कोई पावरफुल पर्सन था वो उठने लग गया, और जो है साम्राज्य जो है टूटने लग गया। फिर हमने देखा था कि जो लास्ट राजा था मौर्य वंश का, बृहदनाथ करके, उसको जो है उसी के एक कमांडर ने जो है, ऐसा बोलते हैं कि बृहदनाथ जो था वो सेना की मतलब एक टुकड़ी थी, उसका निरीक्षण कर रहा था, और बीच में से जो है उसके मंत्री ने जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है उसकी हत्या कर दी, और एक नए वंश की स्थापना कर दी, शुंग वंश की स्थापना कर दी। और वो एक ब्राह्मण वंश था, जो पुष्यमित्र शुंग था वो एक ब्राह्मण था। तो स्टूडेंट, अब हमने बात की कि उसके बाद जो है बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो टूट गया। मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो है वो भी पहले उनके अधीन था, वो भी अब टूट चुका है, और सेंट्रल इंडिया टूट चुकी है। डेक्कन की बात करें वो टूट चुका है, थोड़े ईस्टर्न की बात करें तो वो भी टूट चुका है, अलग अलग साम्राज्य बन के आए हैं। अब हमने बात की कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की जो है हत्या कर दी है, और एक नए वंश की स्थापना कर दी है, जिसका नाम है शुंग वंश। तो जो शुंग वंश है उसकी बात की जाए अगर, तो वो वंश जो है वो मतलब उस पूरे राज्य पे राज नहीं कर रहा था, मतलब पूरे साम्राज्य पे, जो साम्राज्य जो है अशोक के अंडर जो था पहले था। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ उस दौरान। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस समय की, इस समय को जो है मौर्योत्तर काल जो है बोला जाता है। मौर्योत्तर काल का मतलब है कि मौर्यों के बाद, मतलब पोस्ट मौर्य, पोस्ट का मतलब है बाद में, प्री का मतलब है पहले। तो पोस्ट मौर्य काल में जो है क्या हुआ, और प्री गुप्ता, क्योंकि इसके बाद हमें पता है कि गुप्ता जो है आते हैं, ठीक है। अब जब हम एडी में पहुंच जाएंगे तो गुप्ता का समय आ जाता है। तो गुप्ता से पहले और मौर्य के बाद बीच के समय में क्या हुआ वो हम देखेंगे। तो जो ये समय पीरियड है ये है 200 बीसी से लेके 300 एडी में, मतलब हम जो है क्राइस्ट के बर्थ के जो है आगे पहुंचने वाले हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि 200 बीसी और 300 एडी के बीच में क्या हुआ। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत बड़ा साम्राज्य था अशोक का, वो टूट चुका है। अब टूट चुका है तो क्या हुआ, तो अगर हम बात करें मध्य भारत की, मतलब सेंट्रल इंडिया, हमारी एमपी वाला रीजन, बिहार यूपी वाला रीजन मान लीजिए आप, ठीक है। उस पे जो है शुंग वंश ने जो है अपने वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश मतलब पुष्यमित्र शुंग ने जो है एक वंश स्थापित कर दिया, शुंग वंश, ठीक है। उसी समय में क्या हुआ कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट जो हमारा है, जो हमारा जो है उत्तर पश्चिमी का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला जो रीजन रहा है, वहां से जो है बाहर से जो है आक्रमण होने लग गए। तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि बाहर से जो है ऑलरेडी अटैक हुए थे, ईरान से हुए थे, ग्रीक से हुए थे, तो अब ग्रीक जो है फिर से अटैक कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। और पैरेलली क्या हो रहा है कि डेक्कन में अगर हम बात करें, महाराष्ट्र वाले नीचे वाले रीजन की बात करें, तो वहां पे भी एक डायनेस्टी जो है थोड़ी उभर के आ रही है, जिनको कहीं सातवाहन भी बोला गया, आंध्रा भी बोला गया, क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में जो है उनका राज रहा है। अब बात करते हैं हम, सबसे पहले बात ये है कि हमने जो है इनको याद रखना है। तो याद कैसे रखना है, आपने इनको याद ऐसे रखना है, जैसे बात करें कि बाहरी आक्रमण, आपको पता होना चाहिए कि 200 से 320 300 एडी के बीच में बाहरी आक्रमण कैसे हुआ। आपने याद रखना है जीएस पीके, मतलब जीएस जो है वो पीके याद होती है, ठीक है। जीएस आपको पता है हमारी जनरल स्टडी जो हम पढ़ते हैं, और पीके पहले आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बाहरी जो आक्रमण हुए थे वो किस क्रम में हुए थे, किस सीक्वेंस में हुए थे। तो ग्रीक, शक, प्रतिहान और कुषाण, ये हम बाद में डिटेल में इनको देखेंगे अब कि ये क्या क्या इनके दौरान में जो है हुआ है। अब बात करते हैं मध्य भारत और डेक्कन की, क्योंकि ये साथ में चल रहे थे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि एक्सट्रीम जो हमारे साउथ इंडिया थी, दक्षिणी भारत का, वहां पे तीन वंश जो है वो अशोक ने तो पहले ही बताया है कि वो जो है वहां पे चल रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, पहला जो वंश था शुंग, दूसरा था कनब, और तीसरा था छेदी, और चौथा था सातवाहन, ठीक है। अब इसमें से जो शुंग वंश था ये थोड़े समय तक जो है चला था। बाकी कनब और छेदी की बात करें तो ये बहुत ही कम समय तक जो है रहे थे, और सातवाहन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वंश रहा है। अब हम इसको याद रखना है कि शुंग और कनब ने छेद डाले 7,
सुंग और कनंग ने छेद डाले साथ, क्योंकि ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए 200 से 300 एडी के बीच में, 220 से 300 एडी के बीच में जो सीक्वेंस है, मतलब सुंग और कनंग ने छेद डाले साथ। अब स्टूडेंट हम शुरू करेंगे इसके बाद जो है कि सुंग वंश ने जो है क्या क्या किया, और उसके बाद जो है जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे फिर हम देखेंगे कि बाहर के जो आक्रमण हुए उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले वंश की, जो कि मौर्य काल में पहला वंश हुआ सुंग वंश, जिसने कि सेंट्रल इंडिया पे जो है अटैक किया। अब सबसे पहले हमें इसका टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि इसने 185 से 75 बीसी तक जो है इसका शासन काल रहा। बाद में इसके बाद जो है नेक्स्ट वंश आ गया, हम देखेंगे, ठीक है। तो इसकी जो स्थापना थी वो पुष्यमित्र सुंग ने की थी, जो हमने पहले पढ़ा था कि मौर्य काल का जो अंतिम शासक था उसकी जो है हत्या की उसके एक मंत्री ने, पुष्यमित्र सुंग ने, और इस वंश की स्थापना की, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की जो है बात है, तो ये नर्मदा नदी तक जो है फैला हुआ था। आपने देखा नर्मदा और तापी दो नदियां, वहां तक जो है ये फैला हुआ था, और अयोध्या और पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र था वो जो है इनके अधीन आता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब हमने पहले राजा की बात कर ली पुष्यमित्र सुंग की, अब उसके बाद जो इनका बेटा जो है राजा बनता है, उसका नाम है अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है? ये किसी लड़ाई की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ जो है इनकी प्रेम कहानी, लव स्टोरी की वजह से जो है फेमस है, ठीक है। इनकी कोई प्रेमिका है मालविका, ठीक है। तो क्या हुआ कि इनके प्रेम के ऊपर जो है बाद में चल के कालिदास जी ने जो है एक पुस्तक लिखी, मालविका अग्निमित्र, मतलब मालविका और जो अग्निमित्र है वो आपस में जो है उनका प्रेम संबंध है, ठीक है, लव स्टोरी है कोई, ठीक है। किसने लिखी? कालिदास ने। अब कालिदास जी ने इसको जो है संस्कृत में नाटक की फॉर्म में, ड्रामा की फॉर्म में जो है लिखा है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसने लिखा ये नाटक जो है मालविका अग्निमित्र? कालिदास जी ने जो है लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसी पुस्तक में लिखा गया कि इसने जो है पुष्यमित्र ने जो है विदिशा के राजा यजन सेन को जो है हराया है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मालविका थी वो जो है विदिशा की रहने वाली थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विदिशा के किस राजा को हराया था? यजन सेन को जो है पुष्यमित्र सुंग ने जो है हराया था, ठीक है। अब इसी पुस्तक में ये भी लिखा गया है कि इसने जो पुष्यमित्र सुंग है, इसने जो है ग्रीक राजा जो है डेमिट्रस करके कोई राजा था, उसको जो है पुष्यमित्र जो है सुंग ने हराया था। ये कहां लिखा हुआ है? कालिदास जी ने जो है इसी पुस्तक में, इसी ड्रामा के अंदर जो है लिखा हुआ है। और इस युद्ध में जो है पुष्यमित्र सुंग का जो है साथ जो है इनके किसी पौत्र ने या अग्निमित्र के बेटे ने, जिसका नाम तो शायद कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इनके पौत्र ने भी जो है एक मेन रोल जो है निभाया था। आप ये याद रख सकते हैं कि इनके पौत्र ने जो मेन रोल निभाया था। अब बात करते हैं कि इसी समय पे जो है पतंजलि भी जो है इसी समय पे हुए, और उन्होंने क्या किया कि महाभाष्य लिखी, ठीक है। महाभाष्य क्या है कि हम बात करेंगे पंडित जी ने जो है संस्कृत का ग्रामर लिखा, अष्टाध्यायी संस्कृत में, ठीक है। उसको जो है इन्होंने कुछ मतलब समझने की फॉर्म में जो है उसको जो है इन्होंने कन्वर्ट किया था, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसी वंश का जो है पांचवा राजा हुआ भागभद्र या भागवत, पांचवा राजा हुआ, और उसके दरबार में जो है राजदूत आया हेलिडोरस, ठीक है। हेलिडोरस कहां से आया? ग्रीक से, क्योंकि उस टाइम ग्रीक के अटैक हो रहे हैं। यहां हमने देखा कि ग्रीक राजा को हराया, तो यहां पे राजदूत आया हेलिडोरस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि कौन सा जो है ग्रीक एम्बेसडर आया था, ठीक है। और इसका पता हमें कहां लगता है? विदिशा के अंदर एक स्तंभ है, उस पे लिखा हुआ है कि एक राजदूत आया हेलिडोटोरस करके। इसी वजह से इस स्तंभ को कई बार जो है हेलिडोटोरस स्तंभ या पिलर भी बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस वंश का जो है अंतिम जो राजा हुआ वो हुआ देवभूति, और उसकी जो है हत्या कर दी वासुदेव कर्ण, जो उनका एक मंत्री था, और नेक्स्ट वंश की जो है उन्होंने स्थापना कर दी, जिसको जो है कर्ण वंश बोलते हैं। अब यहां से कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आता नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मनुस्मृति जो है इसी समय में जो है लिखी गई थी। बाद में चल के फिर विलियम जोन्स करके एक पर्सन हुए थे, उन्होंने जो है इसको इंग्लिश में भी जो है कन्वर्ट कर दिया था। तो स्टूडेंट ये हो गया सुंग वंश से, यहां से इतना ही बनता है, ज्यादा डिटेल में पढ़ने की। अब हम बात करेंगे कण्व वंश की। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डायनेस्टी की, जो है कण्व डायनेस्टी, ठीक है। हमने पहले बोला कि जो अंतिम राजा था वहां पे सुंग वंश का, उसकी जो है हत्या कर दी गई और इस वंश की जो है स्थापना कर दी गई, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट हम बात करें कि इसकी स्थापना किसने की, तो इस जो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी स्थापना जो है वासुदेव कर्ण ने जो है की थी, ठीक है, वासुदेव कर्ण। अब वासुदेव कर्ण ने जो है इसकी स्थापना कर दी, पर ये डायनेस्टी जो है, ये वंश जो है बहुत ही कम समय तक रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। वासुदेव कर्ण इसके संस्थापक हैं, और जो सुशर्म है वो इसके अंतिम जो है राजा है, ठीक है। और ये ब्राह्मण वंश था,
ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि अंतिम राजा जो सुशर्म था उसको जो है किसने हराया था। तो बाद में चल के हमने बात की कि डेक्कन में जो है नीचे वाले क्षेत्र में जो है एक वंश हुआ सातवाहन, वहां पे एक राजा था सिमुक, उसने जो है सुशर्म को हरा दिया और जो कर्ण वंश था उसको जो है अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो फिर अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वंश की। अब ये वंश है चेदी वंश, ये जो है हमारे ईस्टर्न वाले क्षेत्र में, उड़ीसा वाले क्षेत्र, भुवनेश्वर वाले जो है क्षेत्र में कहीं पे ये वंश है। इसके बारे में हमें जो एक जानकारी मिलती है वो यही है कि हाथी गुफा जो शिलालेख है, हाथी गुफा है भुवनेश्वर के पास जो है उदयगिरी हिल्स में जो है एक केव जैसी बनाई गई है, गुफा बनाई गई है, उसमें जो है ब्रह्मी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है और वहां से हमें पता चलता है कि उनका कोई राजा था, राजा खरवेला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा राजा था चेदी वंश का जिसने जो हाथी गुफा शिलालेख बनवाई है, या उसमें जो है शिलालेख में जो है उस राजा का पता चलता है, ठीक है। हाथी गुफा शिलालेख राजा खरवेला। और वहां पे हमें ये पता लगता है कि ये लोग जो है जैनिज्म के जो है जैनिज्म को अपनाते हैं, मतलब ये जैनी थे। अब स्टूडेंट हमने बात करी, अब हम बात करते हैं सातवाहन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सातवाहन के पहले जो है इधर इंडो ग्रीक्स के अटैक हो रहे हैं। हमने पहले देखा कि जब हमारा सुंग वंश चल रहा है तो ग्रीक्स के अटैक हो रहे हैं, तो अब साथ में हम उसके जो है देखेंगे कि बाहर से जो अटैक हो रहे हैं तब क्या क्या होता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम सातवाहन डायनेस्टी की। तो जो इसका संस्थापक है वो सिमुक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, कौन संस्थापक है, ये आपने याद रखना है कि संस्थापक कौन है और अंतिम कौन है, ये हर वंश का आपने याद रखना है। तो सिमुक जो है इस वंश का संस्थापक है। ये वही सिमुक है जिसने जो है, अगर हम बात करें कि कर्ण वंश को जो है इसने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। इसका जो समय रहा है सातवाहन का रहा है 60 BC से लेके 225 AD तक। तो हम देख रहे हैं कि जो कर्ण वंश और चेदी वंश थे वो बहुत ही कम समय तक रहे। अगर बात की जाए शुंग वंश और सातवाहन वंश तो ये थोड़े लंबे समय तक रहे, ठीक है। तो सातवाहन ने भी काफी बड़े एरिया पे जो है अपना अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। अब बात करते हैं कि इनकी भाषा कौन सी थी। तो इनकी जो राजकीय भाषा थी, ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी, और जो उसकी जो लिपि थी प्राकृत को लिखने का जो तरीका था वो ब्राह्मी था। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं कि कौन सी लिपि थी, कौन सी भाषा थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सिमुक ने जो है अपनी राजधानी जो है अमरावती बनाई, मतलब अमरावती बनाई आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। जब एरिया बड़ा हो गया तो इन्होंने अपनी राजधानी शिफ्ट भी की। वो हम देखते हैं कि वो कब शिफ्ट की, ठीक है। तो दूसरी जो राजधानी थी वो थी पैठन, जो कि महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, गोदावरी नदी वाला, क्योंकि इन्होंने जो है बाद में जब ऊपर वाले क्षेत्रों पे जो है कब्जा कर लिया तो ये ऊपर की तरफ जो है बढ़ने लगे, सेंट्रल इंडिया की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस वंश के एक और राजा हुआ इंपॉर्टेंट है गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसका जो समय रहा है वो रहा है 106 से 123 AD तक, ठीक है। अब इसने जो है अपनी माता के नाम पे जो है टाइटल दिया कि मैं गौतमी का पुत्र हूं और मेरा नाम है सतकर्णी। अब इसका हमें पता कहां से लगता है, ठीक है। नासिक में जो है एक शिलालेख है, ठीक है, उस पे जो है इसकी माता का वर्णन मिला है कि मैं गौतमी पुत्र सतकर्णी ऐसा ऐसा बोलता हूं, जनता को ऐसा बोलता हूं, कुछ इस तरह से, ठीक है। और वहीं पे जो है इसको जो है एक ब्रह्मा बोला गया, मतलब ब्रह्मा का अंश बोला गया है, ऐसा समझ लीजिए कि ब्रह्मा का अंश बोला गया, एक ब्रह्मा नासिक शिलालेख में जो इसको बोला गया। इसने क्या किया कि इसने जो है शकों को हरा दिया। अब शक कौन थे, अगर हम बात करें इंडो ग्रीक के बाद जो शकों के जो है अटैक होने लगे थे बाहर से, ठीक है। तो ये वही शक हैं जो बाहर से अटैक कर रहे हैं, इसने गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इनको हरा देता है, ठीक है। अब यही गौतमी पुत्र सतकर्णी है जो राजधानी को जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और वहां का नाम है या तो प्रतिष्ठान या पैठन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकी राजधानी क्या है, तो प्रतिष्ठान या पैठन, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे है। अब हम स्टूडेंट इसके बाद देखते हैं यहाँ के एक दो और राजा जहां जो जिनके ऊपर जो है क्वेश्चन बनते हैं। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं सातवाहन के कुछ और राजाओं की। अब ये इंपॉर्टेंट राजा इनका 70th राजा रहा है, हाल करके जो है कोई भी राजा था इनका। और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सातवाहनों का वो कौन सा राजा था जो खुद कवि था। तो ठीक है, वो हाल था जो खुद कवि था, ठीक है। उसने एक पुस्तक लिखी है गाथा सप्तशती, और ये लिखी है प्राकृत में। अब मैंने आपको पहले बताया कि जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है वो प्राकृत है, तो ये अगर ये लिखेगा तो प्राकृत में लिखेगा। गाथा सप्तशती इंपॉर्टेंट बुक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इनका एक और राजा रहा इसके बाद वशिष्ठ पुत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसी टाइम हमने बात की कि शक जो है अटैक कर रहे हैं भारत पे। शकों का एक राजा था रुद्रदमन वन, ठीक है। रुद्रदमन वन की बेटी का जो विवाह था वो हुआ था वशिष्ठ पुत्र से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रुद्रदमन वन की बेटी का विवाह किससे हुआ था, वशिष्ठ पुत्र से, जो कि सातवाहनों का राजा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि अंतिम राजा कौन था, क्योंकि अंतिम राजा हमें पता होना चाहिए। यजनसिरी सतकर्णी, आपने देखा कि सतकर्णी लगा रहे हैं अपने नाम में, तो पहले भी एक राजा रहा सतकर्णी करके किया जाता, तो यजनसिरी सतकर्णी। तो ये भी हो सकता है कि यजनसिरी जो है इसकी माता का नाम रहा हो और सतकर्णी इसका अपना नाम हो, ठीक है। ये अंतिम राजा था। अब फिर अगर बात करें इस पूरी डायनेस्टी की बात करें हम,
इस पूरे वंश की बात करें, हमने बात की कि ये जो है डेक्कन वाले क्षेत्र में है और सेंट्रल एशिया की तरफ जो है इन्होंने बाद में बढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो है ब्रिज का काम करते हैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा वंश था, वो कौन सा साम्राज्य था जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में ब्रिज का पुल का काम करता था, वो था सातवाहन वंश। ठीक है, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में जो है कार्ल्या चैत्य बनवाया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्ल्या चैत्य कहाँ है, महाराष्ट्र में। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि क्या क्या विहार, चैत्य और स्तूपा मैंने आपको बताया था, वीसीएस करके कोड बताया था। ठीक है, तो चैत्य बनवाया मैंने वहां पे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब सातवाहन जो वंश था वो डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ, तो क्या हुआ। ठीक है, तो जब ये डिक्लाइन हुआ तो हम बात करें महाराष्ट्र के ऊपर वाले रीजन की, नॉर्थ महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो है वाकटक वंश आया। आपने पढ़ा होगा वाकटक वंश जो है इन्हीं की जगह पे जो है वहां आया था, क्योंकि ये बड़ा साम्राज्य था और ये टूट गया था। अगर बात करें साउथ ईस्ट वाले पार्ट की, तो वहां पे जो है पल्लव वंश ने जो है इनकी जगह पे जो है शासन किया था। अब स्टूडेंट ये हो गए मौर्य काल में, पोस्ट मौर्य काल में जो सेंट्रल एशिया पे या डेक्कन वाले क्षेत्र पे जो है कब्जा किया हुआ है या राज कर रहे हैं। अब हम बात करें कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे जो बाहर से अटैक हो रहे हैं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की तरफ जो अटैक हो रहे हैं, पंजाब, पाकिस्तान, अफगान वाले रीजन पे, अब हम उनके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे आक्रमण हो रहे हैं, उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पे आक्रमण हो रहे हैं। तो हमने जैसा कि पहले पढ़ा कि शुंग वंश का जब समय चल रहा था तो यहाँ पे अटैक हो रहे हैं बाहर से कोई। ठीक है, और वो लोग कौन है बाहर से अटैक करने वाले, वो हैं ग्रीक। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीक्स की। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से, मतलब बाहरी आक्रमण जो हुए हैं वो मध्य एशिया से हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस चैप्टर को अगर स्टूडेंट पढ़ते हैं तो इसको सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, कि मध्य एशिया के साथ हमारे जो संबंध बने वो क्या थे। ठीक है, अब ये लोग कहां से आए थे, ये बैक्टीरिया से आए हुए थे। ग्रीक क्षेत्र में जो बैक्टीरिया जगह है वहां से ये आए हुए थे। ठीक है, और इनको जो है इंडो ग्रीक भी जो है बोला जाता है। ठीक है, इंडो ग्रीक जो इनको, और हिंद यवन भी बोला जाता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में कि इनको हिंद यवन जो है क्यों बोला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये लोग यहाँ क्यों आए। अगर बात करें कि 200 बीसी के दौरान जो है चाइना पे जो है क्विन डायनेस्टी का जो है राज था। ठीक है, और जब चाइना पे बाहर से आक्रमण हो रहे हैं, विभिन्न जनजातियां जो है आक्रमण कर रही हैं, तो चाइना का जो क्वीन डायनेस्टी है उन्होंने लिया और चाइना वॉल का जो है निर्माण शुरू कर दिया। वो वॉल जो है पुरानी है, वो गिर चुकी है। जो हम वॉल अब देखते हैं वो नई वॉल है जो बनी हुई है। तो 200 बीसी के दौरान फर्स्ट टाइम चाइना वॉल जो है बनना शुरू हो गई थी। ये चाइना वॉल क्यों बनाई थी, क्योंकि चाइना पे जो है शक जो है वो आक्रमण कर रहे थे। अब चाइना वॉल बनने से क्या होगा कि शकों को जो है पीछे हटना पड़ा। अब जब शक पीछे हट रहे हैं तो जो बैक्टीरिया वाले जो लोग हैं, ग्रीक्स हैं, उन्होंने जो है बाहर की तरफ जो है बढ़ना जो है शुरू कर दिया है। ठीक है, तो पहला अटैक किसका हो रहा है बाहर से, ग्रीक्स का, मतलब इंडो ग्रीक्स का। ठीक है, इनका जो पहला राजा था वो था डेमेट्रियस वन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है किसी ग्रीक को हराया था। ये वही डेमेट्रियस वन है जिसको पुष्यमित्र शुंग ने जो है हराया था। अब बात करते हैं एक और राजा जो हुआ, वो हुआ मिनंदर या मिलिंडा करके, जो है इंपॉर्टेंट है और इसका टाइम पीरियड रहा है 165 से 145 बीसी तक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बाहर से कोई बंदा आ रहा है मिलिंडर, मिलिंडा, और जैसे ही वो यहाँ के क्षेत्र में पहुंच रहा है, कश्मीर वाले रीजन में पहुंच रहा है, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्कॉलर है जिसका नाम है नागसेन। ठीक है, नागसेन ने लिया और मिलिंदर को, मिलिंडा को जो है बौद्ध धर्म में जो है परिवर्तित कर दिया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है मिलिंदर जो है सैलकोट से या साकला, जो पाकिस्तान में कोई जगह है, अब के पाकिस्तान में जो रीजन है सैलकोट या साकला, ठीक है, वहां से जो है ये राज करता था। और ये जीतता जीतता जो है गंगा यमुना द्वार, गंगा यमुना भूखंड, गंगा यमुना के बीच का जो क्षेत्र है वहां तक पहुंच गया, लेकिन जो है उसको अपने अधीन रख नहीं पाया। ठीक है, अब बात करते हैं कि नागसेन ने जो इसको बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया, और बहुत साहित्य में ये प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखा भी गया है कि ऐसे ऐसे कोई पर्सन आ रहा हो और हमारा एक भिक्षु है नागसेन करके, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया। उसमें जिस चैप्टर का नाम जो लिखा गया है उसमें बुद्ध साहित्य में, उसको लिखा गया है है मिलिंद पनाहो। मतलब इसका मतलब होता है क्वेश्चन ऑफ मिलिंद, कि मिलिंद जो है नागसेन से क्वेश्चन कर रहा है कि मुझे बताओ। जैसे जैसे वो क्वेश्चन करता जा रहा है नागसेन उसको जो है आंसर देता जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस चैप्टर से, किस नाम से जो है मिलिंद और नागसेन की कन्वर्सेशन, बातचीत जो लिखी गई है वो है मिलिंद पनाहो। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट की इनका एक राजा हुआ स्टेटो टू। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला था जिसने जो है यहाँ पे कॉइन शुरू किए लेड के। ठीक है, लेड के कॉइन शुरू करने वाला पहला राजा था स्टेटो टू।
अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो है, ये जो ग्रीक्स हैं, ये पहले थे जिन्होंने जो है भारत में जो है सोने के सिक्के जो है इशू करना, जो है जारी करना जो है शुरू किया था। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जो है इन्होंने ही जो है जारी किए थे। बाद में हम पढ़ते हैं कि शुद्ध किसने किए, सबसे ज्यादा किसने किए, वो बाद के चैप्टर्स में हम देखेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुका है कि मिलिट्री गवर्नरशिप की जो प्रथा थी वो भारत में किसने शुरू की थी। अब मिलिट्री गवर्नरशिप का मतलब हुआ कि इन्होंने जो है मिलिट्री की डिफरेंट टुकड़ियां बनाई और उनके जो है गवर्नर जो है रख दिए, एक एक टुकड़ी का एक गवर्नर रख दिए। तो मिलिट्री गवर्नरशिप की जो प्रथा है वो ग्रीक्स ने जो है यहाँ पे शुरू की है, ठीक है। और एक गवर्नर को क्या बोलते थे, स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजियस या स्ट्रेटेजी बोलते थे कि जो स्ट्रेटेजी बनाने वाला जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिस्ट। अब इसमें में क्या हुआ कि हमने पहले पढ़ा था कि अलेक्जेंडर का सिकंदर का अटैक हो रहा है और यहाँ पे गंधार कला का गंधार कला आती है। लेकिन इस समय पे क्या हुआ कि गंधार कला का जो है बिल्कुल जो है विकास हो चुका है और उस टाइप में जो है मूर्तियां जो है बनना शुरू हो गई है। अब अगर बात करें कि ग्रीक लोग जो है वो जो है काली मिर्च के जो है बहुत शौकीन होते थे, ब्लैक पेपर के जो है बहुत शौकीन होते थे। तो इसी वजह से जो है इसको जो है जो ब्लैक पेपर है उसको यवन क्रिया भी बोला जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि हिंदी में इंडो ग्रीक्स को तो हम कई बार बोलते हैं कि हिंद यवन, कई बार जो है इसका नाम हिंदी में जो है इनको हिंद यवन बोला जाता है, इंडो ग्रीक्स को हिंद यवन, ठीक है। तो इसी वजह से जो है काली मिर्च को जो है यवन क्रिया बोला जाता है, क्योंकि ये लोग जो है यहाँ से जो है काली मिर्च जो है बाहर लेके जाते हैं। अब स्टूडेंट इनका अटैक जो है भारत में हो चुका है। अब हमने पढ़ा कि चाइना की तरफ से शक जो आ रहे हैं, तो अब वो भी तैयार है भारत पे आक्रमण करने के लिए। अब हम देखते हैं शकों के बारे में। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि जो बाहर से आक्रमण हुए, तो हमने बात की इंडो ग्रीक्स की, हिंद यवन की बात कर ली पहले। अब जो है शक जो है बाहर से अटैक कर रहे हैं, ये वही शक है जिनको चाइना से जो है धकेल दिया गया था वॉल बना के क्वीन डायनेस्टी ने, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब ये जो शक थे कि 5 ब्रांचेस थी, तो ये भारत पाकिस्तान दोनों जगह पे जो है इनकी ब्रांचेस थी, अलग अलग टुकड़ों में जो है बंट गए। जैसे कि भारत की बात करें तो महाराष्ट्र गुजरात वाले रीजन में, या फिर तक्षशिला में एक ब्रांच होती थी इनकी, तो ठीक है। तो हम बात करते हैं कि ऐसा हुआ कि जब इन्होंने भारत पे अटैक करना शुरू किया तो उज्जैन में जो है कोई राजा है विक्रमादित्य, ठीक है, तो उसने जो है इनको हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उज्जैन के कौन से राजा ने शकों को हराया था। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद जो है विक्रम सावंत शुरू होता है। ये वही राजा है विक्रम जिसने विक्रम सावंत जो है 58 या 57 बीसी में जो है उसने शुरू किया था। पेपर में जो है क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसी विक्रमादित्य की वजह से जो है बाद में जो है विक्रमादित्य टाइटल जो है फेमस हो गया था। आपने पढ़ा होगा कि 21 या 22 लोगों ने जो है इस टाइटल को जो बाद में इतिहास में जो है यूज किया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो है भारत में आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे रूल कैसे करने लगे। जो इनकी 5 ब्रांचेस थी, तो जो है ये रूल करते थे क्षत्रपास और महात्रापास, ठीक है। तो क्या मतलब होता है ना, क्षत्रपास का मतलब होता है गवर्नर और महापात्रास का मतलब होता है सबऑर्डिनेट। मतलब इन्होंने या तो गवर्नर बना दिए किसी क्षेत्र के, या कोई इंपॉर्टेंट जो वहां का मेन बंदा है उसको जो है इन्होंने जो है अपने अधीन कर लिया और उसको बोला कि हमारी तरफ से जो है तू शासन करेगा। क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र में जो है 5 ब्रांचेज ने जो है राज किया हुआ है। अब बात करते हैं कि हमने बात की थी कि शकों के समय पे जो है यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे सातवाहन जो हमारा वंश चल रहा है, यहाँ से बाहर से जो है शकों के आक्रमण हो रहे हैं और यहाँ पे जो भारत में जो है सातवाहन वंश है। तो सातवाहन वंश का हमने एक राजा पढ़ा गौतमीपुत्र, ठीक है। उसने जो है शकों के एक राजा नाहपना को जो है मार दिया, ठीक है। अब नाहपना की मौत का जो है बदला लेने के लिए जो है उनका कोई राजा है रुद्रदमन जो है ये इन पे जो है बार बार जो है अटैक कर रहा है और उसका टाइम पीरियड रहा है 130 से 150 एडी तक। अब हम एडी में पहुंच चुके हैं, शकों के आक्रमण के समय जो है हम एडी में जो है पहुंच चुके हैं, ठीक है। और इसी समय में जो भारत में जो है अगर हम बात करें तो सातवाहन जो डायनेस्टी है वो चल रही है। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि रुद्रदमन ने जो है इसकी मौत का बदला लेने के लिए 2 बार जो है गौतमीपुत्र को जो है हराया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रुद्रदमन ने जो है 2 बार इसको हराया, ठीक है। तो फिर बाद में चल के जो इनकी आपस में जो है ट्रीटी होगी या संधि होगी। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि रुद्रदमन की बेटी का जो विवाह था वो इसी वंश के किसी राजा वशिष्ठ पुत्र से हुआ था। तो इनकी आपस में जब संधि हुई होगी, बाद में चल के कोई राजा आया वशिष्ठ पुत्र, उससे जो है रुद्रदमन की बेटी का जो है विवाह होता है।
अब ये सब कुछ जो है जुन्नागढ़ शिलालेख में जो है लिखा गया है। अब जुन्नागढ़ शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट शिलालेख है जो संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। इससे पहले हमने देखा कि अशोक ने लिखे, प्राकृत में लिखे या ब्राह्मी में, ऐसे ऐसी भाषाओं में जो है उन्होंने जो है अपने जो शिलालेख थे वो लिखे थे। ये फर्स्ट शिलालेख है जो संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है, ठीक है। इस शिलालेख में यह भी लिखा गया कि सुदर्शन झील, जो हमने पहले पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त करके कोई गवर्नर है गुजरात वाले क्षेत्र का, वहां पे जो है एक झील बनवाई गई है सुदर्शन झील। तो उस झील की जो है ये रिपेयर करवाता है रुद्रदम, जो उसकी रिपेयर करवाता है, और इसने जो है जुन्नागढ़ शिलालेख में ये मेंशन किया कि मैं इस झील की जो है रिपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो यही बनते हैं। अब इसके बाद जो है हमने बात कर ली कि ग्रीक आए, सर्क आए, फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है प्रतिहान का जो है यहाँ पे अटैक होने लगता है। तो इसके बाद हम देखते हैं प्रतिहान। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट दो जो अटैक होते हैं बाहर से आते हैं। अभी तक हमने बात कर ली कि इंडो ग्रीक्स आए, बाहर से जो आए, मतलब ग्रीक्स आ रहे हैं बाहर से। और अब हम देखते हैं कि प्रतिहान का जो अटैक होता है, थर्ड है जो अटैक करते हैं शक के बाद जो अटैक होता है प्रतिहान। इनको जो है शक पल्लव भी बोला जाता है। इनको शक नहीं, अकेला शक नहीं, शक पल्लव भी इसको जो है बोला जाता है। तो फर्स्ट एडी के दौरान जो है प्रतिहानों का जो है बाहर से जो है अटैक होता है। अब उसी समय पे जो हम बात करें तो यहाँ पे जो है शकों का भी जो है अटैक चल रहे हैं या शासन चल रहा है, एक तरह से उनकी 5 ब्रांचेस थी, ठीक है। तो हम बात करें कि ये जो पैरेलल रूल कर रहे थे, शक और प्रतिहान है जो ये पैरेलली रूल कर रहे हैं, कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है पैरेलली रूल कर रहे हैं, और इनकी जो आपस में लड़ाई हुई। तो ये कहां से आए थे? ये ईरान से आए। तो इनके बारे में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रतिहान थे या शक पल्लव थे वो कहां से आए थे? वो ईरान वाले क्षेत्र से जो है आए थे। अब बात करते हैं इसके बाद जो आता है, उसके बाद जो वंश आता है वो आता है कुषाण वंश, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने कनिष्क के बारे में पढ़ा होगा कि उनके दरबार में ऐसा ऐसा था। अब हम देखते हैं कुषाण के बारे में, ठीक है। जो कुषाण वंश था ये फर्स्ट से लेके 101 एडी तक जो है इसने जो है राज किया। मतलब ये भी जो है शक पल्लव के जो है पैरेलली जो है आना शुरू हो गए थे, ठीक है। अब ये कहां से आए, या इनका जो क्षेत्र था वो कहां तक था? ये आए थे सेंट्रल एशिया से, चाइना वाले क्षेत्र से आए थे, और इनका जो क्षेत्र था वो था ईरान, अफगान, पाक, नॉर्थ इंडिया जो है ऑलमोस्ट इन्होंने कवर कर लिया था। क्योंकि हमने बात की कि डेक्कन वाले रीजन में जो है सातवाहन एक डायनेस्टी है, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो बाहर के आक्रमणों की वजह से जो है पूरा कब्जा हो गया है, ठीक है। तो इतने क्षेत्र में जो है इनका आक्रमण था। अगर बात की जाए कि अब जो क्षेत्र है वो कितनी कंट्रीज में था, तो अब की बात की जाए तो 9 कंट्रीज के बराबर का जो क्षेत्र था वो इन जो है कुषाण के अधीन जो है उसमें आता था, ठीक है। अब ये कुषाण कौन थे? क्वेश्चन के बाद पेपर में आता है। तो यूची ट्राइब या तोखरी ट्राइब जो है कोई जनजाति थी जो है चाइना वाले क्षेत्र की जो है, उससे जो है बिलोंग करते थे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कि कुषाण वंश जो है कौन सी जनजाति से जो है संबंध रखता था। तो यूची ट्राइब या टोखरी ट्राइब जो थी जनजाति थी उससे संबंध रखता था। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था? वो था कुजुर-कटफिसिस, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? कुजुर-कटफिसिस। अब हम बात करेंगे जो इनका इंपॉर्टेंट राजा है कनिष्क, उनके बारे में और उनके दरबार में कौन कौन था। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कुषाण वंश का जो इंपॉर्टेंट राजा हुआ, बहुत ही फेमस राजा हुआ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोले, कनिष्क। तो कनिष्क का जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 78 से लेके 101 एडी तक, ठीक है। अब कनिष्क जो हमें पता चलता है वो कहां से चलता है? अफगान क्षेत्र में जो है एक इंस्क्रिप्शन मिली, एक शिलालेख मिला जिसको बोलते हैं रब तक। याद रखना बहुत इजी है, रब तक, ठीक है, क्योंकि अफगान क्षेत्र में जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, रब तक, ठीक है। रब तक शिलालेख जो है अफगान में मिला, वहां से जो है इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। इसकी जो 2 राजधानियां थी, एक राजधानी थी पेशावर पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जिसको बोलते थे पुरस्पुर, ठीक है। फिर मैंने आपको बोला कि धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और नॉर्थ इंडिया वाला क्षेत्र इन्होंने पूरा जीत लिया। तो दूसरी जो इसने राजधानी बनाई वो बनाई मथुरा, ठीक है। पेपर में कोई भी ऑप्शन आपको जो है आ सकती है, ठीक है। अभी बहुत ही महान राजा हुआ, और इसी वजह से जो है इसको अशोका टू बोला गया है, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा कि अशोका जो है बहुत ही ग्रेट जो है राजा हुआ है। इसने जो है एक उपाधि दी जिसको बोलते हैं देव पुत्र उपाधि, ठीक है। अब इसने जो है बुद्ध के इमेज वाले जो है सिक्के चलाए। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि बुद्ध की इमेज वाले सिक्के जो है किसने चलाए थे? वो चलाए थे कनिष्क ने, ठीक है। अब इसने जो है 78 एडी से जो है इसने जो है शासन करना, राज करना शुरू किया, और इसने जो है इस उसी समय पे जो है शुरू कर दिया शक संवत। पहले हमने पढ़ा था 57 एडी में विक्रमादित्य ने जो है वो एक संवत जो है शुरू किया था, ठीक है। तो ये हो गया शक संवत, ठीक है, 78 एडी। बाद में चल के या अब की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसी को जो है फॉलो करती है, ठीक है, अपने कैलेंडर में। अब ग्रीस के समय में हमने बौद्ध धर्म के जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि 4 काउंसिल हुई, और जो लास्ट काउंसिल थी वो हुई थी इसी के समय में, ग्रीस के समय में जो है कुंडलग्राम में हुई थी। अभी किसकी मतलब किसकी सलाह पे जो है ग्रीस ने जो है ये बौद्ध काउंसिल की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई मॉन्क था पासा, पासा उसका नाम था, पासा भिक्षु के कहने पे जो है ग्रीस ने जो है
कंडक्ट की फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कुंडग्राम में। अब स्टूडेंट हम इसके बाद देखिए क्रिस के दरबार में कुछ बंदे रहते थे और बहुत इंपॉर्टेंट उनके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो हम उनको देखते हैं। स्टूडेंट हम बात करते हैं कि क्रिस के जो दरबार में थे वो कौन कौन थे और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनता है पेपर में, ठीक है। तो उसके दरबार में कौन था, इंपॉर्टेंट पर्सन थे वसुमित्र और अश्वघोष। इनके बारे में आपको मैं जो है पहले पढ़ा चुका हूँ, जब मैंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल बताई थी कि वसुमित्र जो है वो वहाँ का जो है जो प्रेसिडेंट था, और एक ही बुद्धिस्ट काउंसिल थी फोर्थ जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया था, वो था अश्वघोष। वहाँ मैंने आपको कोड भी बताया था इनको याद करने के लिए कैसे कैसे इनको याद रखना है। वसुमित्र ने क्या किया कि एक चीज लिखी, महाविभाषा शास्त्र, ठीक है, महाविभाषा शास्त्र विश्वकोश, मतलब महाविभाषा एनसाइक्लोपीडिया जो है, बौद्ध धर्म का जो एनसाइक्लोपीडिया है वो इसी को कहा जाता है। कभी पेपर में क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश किसे बोला जाता है, तो वो हो गया महाविभाषा शास्त्र। अब बात करते हैं अश्वघोष की, जो कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का जो है वाइस प्रेसिडेंट था, ठीक है। उसने जो है बुद्ध चरित्र की, मैंने आपको पहले बताया था बुद्ध चरित्र के बारे में कि वो जीवन कथा थी महात्मा बुद्ध की, ठीक है, और इसको जो है बौद्ध धर्म की जो है रामायण बोला जाता है बुद्ध चरित्र को, ठीक है। इसने जो है दो और जो है काव्य लिखे, एपिक लिखे, जिनको बोलते हैं सौंदर्यनंद एंड सूत्र लंका, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि संस्कृत काव्य ये किसने लिखे हैं, तो वो लिखे हैं अश्वघोष ने, ठीक है। अब बात करते हैं नागार्जुन की। इनके दरबार में जो है नागार्जुन था। इससे पहले हमने नागसेन पढ़ा था, क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा मिलिंद पुनाहो हमने पढ़ा था कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था नागसेन, ठीक है। ये है नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन को जो है आइंस्टाइन ऑफ जो है इंडिया बोला जाता है, और इसने जो है माध्यमिक सूत्र करके जो है किताब लिखी थी, जिसमें जो है इसने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट बताया था, जो बाद में जो आइंस्टाइन ने जो है प्रूव किया था। तो मतलब इससे पहले जो है नागार्जुन ने जो है इसके बारे में बात कर दी थी माध्यमिक सूत्र किताब में, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दरबार में था चर्क, ठीक है। चर्क को जो है फादर ऑफ आयुर्वेदा बोला जाता है, मतलब आयुर्वेदा का जो है पिता बोला जाता है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी चर्क संहिता, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने जो है जो मतलब हमारे कुषाण थे, इन्होंने जो है सोने के जो है शुद्ध सिक्के जो है, इससे पहले हमने पढ़ा कि ग्रीक्स जो है सोने के सिक्के शुरू कर रहे हैं, और इन्होंने जो है सोने के प्योर सिक्के या शुद्ध सिक्के जो है शुरू किए, ठीक है। और सिल्क रूट आपने पढ़ा हुआ है कि बहुत ज्यादा की सिल्क रूट, तो सिल्क रूट भी जो है किस समय होता था, किस समय में जो है बहुत ज्यादा फेमस होता था, ईरान से लेके यहाँ तक हमारे सिल्क रूट होता था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका अंतिम राजा कौन था। तो अंतिम राजा जो इनका था वो था वासुदेव II। अब स्टूडेंट हमने बात कर ली अभी तक कि सेंट्रल इंडिया में मुगल काल में क्या क्या हुआ और डेक्कन में क्या हो रहा है, बाहर से अटैक हो रहे हैं, लेकिन हमने साउथ इंडिया की अभी तक बात नहीं की है, दक्षिण भारत की बात नहीं की है। दक्षिण भारत जिसका हमने बोला कि 13वें रॉक एडिक्ट में जो है अशोका खुद बोल रहे हैं कि नीचे का क्षेत्र है वहां पे कोई राज्य है। तो अब हम देखते हैं नीचे के वो 3 क्षेत्र कौन से थे, 3 राज्य कौन से थे जिनको जो है संगम युग भी बोला गया, संगम काल भी बोला गया, वो थे चेरा, चोला, पांड्या। अब हम उनके बारे में देखेंगे। स्टूडेंट अभी तक हमने जो है बात कर ली, सेंट्रल इंडिया की कर ली, नॉर्थ वेस्ट की कर ली, डेक्कन वाले पार्ट की कर ली, लेकिन हमने साउथ इंडिया की बात नहीं की। तो हमने पहले बात की थी कि अशोक ने भी जो अपने शिलालेखों पे लिखा कि नीचे कोई वंश है, तो वो वंश कौन कौन से, वो वंश हैं चोल, पांड्या और चेर। ये मैं आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में जो है 3 वंश थे, ये तमिलनाडु वाला रीजन और ये केरला। केरला वाला रीजन जो था उसमें चेर थे, और तमिलनाडु वाले रीजन में जो है पांड्या और चोल करके जो है 2 वंश थे। अब इसको संगम काल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो है तमिल कवि हुए यहाँ पे बहुत, और तमिल कवियों का जो है आपस में मतलब संगम हुआ, वहां पे कुछ मीटिंग हुई, 3 जो है काउंसिल हुई है या मीटिंग हुई है, वो हम देखेंगे इसके बाद। और उनमें जो है उन्होंने कुछ लिखा, कुछ ग्रंथ लिखे, इसीलिए जो है इसको संगम काल बोला गया है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले हम चोल की बात करते हैं, जो सबसे ऊपर थे तमिलनाडु वाले रीजन में, ठीक है। अब बात करते हैं चोल की। चोल को जो है कोरमंडल और चोरमंडल भी बोला जाता है, ठीक है। बात करते हैं इन सब के जो है कुछ राज्य चिन्ह थे। तो इनका जो चिन्ह था वो बाघ था, ठीक है, टाइगर जो है इनका चिन्ह था। और इनकी जो राजधानी थी वो पुअर थी, या इनकी राजधानी जो है कावेरी पट्टनम थी। अब कावेरी पट्टनम से हमें पता चलता है कि वहां कावेरी नदी होगी। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि जो चोल वंश था कौन सी नदी के किनारे, तो कावेरी नदी के किनारे था, और इनकी जो मेन नदी थी, मुख्य नदी थी, वो कावेरी नदी थी, ठीक है। और मुख्य केंद्र जो इनका था वो था उरियर, ठीक है। अभी उरियर क्यों फेमस था, उरियर जो है कॉटन क्लॉथ या कॉटन का जो है वहां व्यापार होता था, ठीक है। तो उरियर अगर क्वेश्चन पूछा है कि कहां पे कॉटन का व्यापार था, उरियर, ये मुख्य केंद्र व्यापार का कौन सा था, वो था उरियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो है कावेरी नदी पे जो है महाअणिकट बांध बनाया था, ठीक है। तो कावेरी नदी में आपको पहले बता चुका हूं, तो कावेरी नदी में इन्होंने एक बांध बना दिया, और इन्होंने जो है उस पानी को जो है सिंचाई के लिए जो है यूज किया था, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका प्रसिद्ध राजा कौन था। तो जो इनका प्रसिद्ध राजा था वो था कैरिकाल करके, जो है इनका सबसे प्रसिद्ध जो है राजा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनका जो है एक राजा रहा एलार।
एलार जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध राजा था। उसने क्या किया, वो जीतता जीतता जो है श्रीलंका तक चला गया, ठीक है, और उसने जो है श्रीलंका को 50 वर्षों तक जो है अपने अंडर रखा। तो अगर वो जीतता हुआ श्रीलंका जा रहा है तो बीच में समुद्र आ रहा है, तो यहां से हमें पता चलता है कि इनकी जो है नेवी भी रही होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या चोरों के पास नेवी थी, तो उनके पास जो है नेवी थी, क्योंकि 50 वर्षों तक उन्होंने जो है श्रीलंका पे भी जो है राज किया है, ठीक है। अब बात करते हैं हम पांडे की। पांडे तमिलनाडु वाला जो नीचे वाला रीजन है, ठीक है। पांडे का जो चिन्ह था वो था मछली, यहाँ मैंने चिन्ह की बात बाघ, ठीक है। इनकी राजधानी जो दो थी, एक थी कोरकई और एक थी मदुरई, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ अगर नदी कावेरी थी तो यहाँ नदी थी वेंगी करके जो है कोई नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब मैक्सनीज जो है मौर्य काल में मैक्सनीज यहाँ पे आ रहा है और उसने बुक लिखी इंडिका, तो उसने वर्णन किया कि कोई राज्य है पांड्या नीचे करके, और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध किस लिए है, उसने बोला कि वहां पे जो है मोती पाए जाते हैं, ठीक है, पियर्स पाए जाते हैं वहां पे, और उसने बोला कि वहां कोई महिला शासक जो है रूल करती है। इस महिला शासक के बारे में हमें कहीं और वर्णन नहीं मिलता है, बस एक मैक्सनीज हमें बता रहे हैं कि कोई महिला शासक है वहां पे जो है राज कर रही है, ठीक है। और इन लोगों का जो है रोमन से भी जो है व्यापार रहा है। अब ये व्यापार के बारे में हमें ऐसे पता चलता है कि 26 बीसी के दौरान जो है पांड्य वंश से जो है कोई राजदूत भेजा गया, अगस्तस। तो अगस्तस जो है एक राजदूत जा रहा है, एक एम्बेसडर जा रहा है रोमन साम्राज्य में, वहां से हमें वर्णन मिलता है कि यहाँ से पांड्य वंश से जो है एक पर्सन वहां आ रहा है। अब बात करते हैं हम चेर की। तो चेर जो है वो जो है केरला वाला जो है रीजन है, वो जो है चेर है, तो ठीक है, इसको जो है केरल देश भी बोला जाता है, केरला कंट्री भी जो है इसको बोला जाता है, और इनकी राजधानी जो है वो पणजी थी, ठीक है। अब अगर बात करें कि हमने इन सब के चिन्ह पढ़े, तो इनका चिन्ह भी हमें पता होना चाहिए। तो इनका जो चिन्ह था वो था बो, मतलब धनुष जो है, धनुष बाण जो होता है वो जो है इनका चिन्ह था, ठीक है। अब 150 एडी 150 एडी के दौरान क्या हुआ कि चेर और चोला के बीच में जो है कोई बहुत ही भयंकर जो है युद्ध हुआ है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि 150 एडी के बीच में साउथ इंडिया में कौन सा युद्ध हुआ था, वो था चेर और चोला का जो है युद्ध हुआ था। अब बात करते हैं कि इनका जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, फेमस राजा हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन था, वो था सेनगुप्त, जिसे कि रेड चेर या लाल चेर भी जो है उसको कहा जाता था। वो जीतता जीतता ऊपर की तरफ बढ़ा बाद में, और उसने जो है गंगा क्षेत्र तक जो है अपना कब्जा कर लिया था। अब स्टूडेंट अगर हमने बात की किसको संगम काल बोलते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आते हैं 3 संगम के क्वेश्चन आते हैं कि कहां कब क्या लिखा गया और कब कब संगम हुए। तो हम इसके बाद जो है 3 संगमों के बारे में देखेंगे। स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि संगम युग के समय में जो है 3 जो है संगम हुए हैं, 3 कवियों की जो है मीटिंग्स हुई हैं, ये इकट्ठे हुए हैं वो 3 बार जो है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है तो दूसरे के ऊपर जो है मैक्सिमम बनता है, और बाकियों के ऊपर अगर बनता है तो स्थान और अध्यक्ष के ऊपर जो है बनता है। अब बात करते हैं जो पहला संगम हुआ वो हुआ मदुरई में। मदुरई में जो है एक संगम हो रहा है, उसका जो अध्यक्ष है वो है अगस्त्य, ठीक है। और उसमें जो कार्य किए गए, जो लिखा गया, वो मिला, मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाया, वो अब जो है खत्म हो चुका है, कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे संगम की। ये हुआ तो पाटपुरुम कोई जगह है वहां पे हुआ, और इसकी जो अध्यक्षता की वो की तोलकपियर ने। अब इंपॉर्टेंट है तोलकपियर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगस्त्य का जो है शिष्य है, स्टूडेंट है, तो कई बार इसको जो है अगस्त्य तोलकपियर भी जो है बोला जाता है। कई बार पेपर में ऑप्शन ये भी आ सकती है आपको, अगस्त्य तोलकपियर, ठीक है। अब बात करते हैं कि तोलकपियर ने क्या किया कि उसने जो है एक बुक लिखी जिसको जो है तमिल व्याकरण जो है बोला जाता है, और उसका नाम है तोलकपियम। तोलकपियम, ठीक है, किसने लिखी, तोलकपियर ने लिखी, तोलकपियम पुस्तक लिखी, तमिल का जो है उसको व्याकरण जो है बोला जाता है। और ये कब लिखी गई है, सेकंड जो है हमारी जो संगम हुआ था उसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड संगम की, ठीक है। तो जो थर्ड संगम है वो भी जो है मदुरई में हुआ है, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे नकरीर, ठीक है, नकीरीर, ठीक है। और जो इनका कार्य है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक डैश निकाल दिया है, ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के बाद पेपर में आता है, ठीक है। अगर बात करें कि एक पुस्तक है इनकी तमिलों की, उसका नाम है थिरुकुराल या सिर्फ कुराल। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कुराल या थिरुकुराल किसने लिखी है, तो ये लिखी है तिरुवल्लुवर ने, ठीक है। तिरुवल्लुवर ने जो है पुस्तक लिखी थिरुकुराल या कुराल। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कई बार कि तमिल भाषा की या तमिल भूमि की जो है बाइबल जिसको बोला जाता है, तो वो बुक है थिरुकुराल या कुराल, और इसको जो है यूनिवर्सल वेदा भी जो है बोला जाता है। अब स्टूडेंट हमने आज जो हमने पढ़ा कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी के बीच में जो है भारत में क्या क्या हो रहा है, हमने पढ़ा कि मध्य सेंट्रल एशिया से अटैक हो रहे हैं, और डेक्कन में क्या क्या हो रहा है, सेंट्रल इंडिया में क्या क्या हो रहा है, साउथ इंडिया में क्या हो रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं 300 एडी के दौर में पहुंच चुके, तो उसके बाद हमें पता है कि गुप्त साम्राज्य यहाँ पे आता है,
तो गुप्त साम्राज्य में हमने फिर से देखा कि फिर से जो है जो यूनाइट हो रहा है सब कुछ, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो है निकल के आ रहा है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में जो है हम गुप्ता साम्राज्य शुरू करेंगे। धन्यवाद।